स्वागत है आपका फिर एक बार यूपी टेट के क्लासेस में। आज हम आपके सेकंड पेपर के सामाजिक अध्ययन का एक चैप्टर्स जो हम लोग पढ़ेंगे वो है राजपूत कालीन भारत। इससे सवाल आते हैं, ज़्यादातर सवाल इससे राइटर्स वगैरह के बारे में आते हैं, मंदिरों वगैरह के बारे में आते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या है। तो हर्ष तक हम लोगों ने पढ़ लिया। जो हिस्ट्री का डिवीज़न करते हैं हर्ष तक हम एंशिएंट इंडिया या प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत उसे मानते हैं। उसके बाद हमारा मिडवल पीरियड शुरू होता है। मिडवल पीरियड्स कब से है? ये लगभग 13 शताब्दी, 8 शताब्दी से लगा के 18 शताब्दी तक पूरा मिडवल पीरियड है। वैसे देखें तो ये 8वीं से लगा के 18वीं शताब्दी तक है। इसके दो भाग करते हैं, एक अर्ली मिडवल पीरियड होता है जो 8 से 13वीं शताब्दी होता है, और एक लेट मिडवल पीरियड होता है जो 13वीं से 18वीं शताब्दी तक होता है। उसके बाद मॉडर्न पीरियड शुरू होता है। तो ये इसका डिवीज़न है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो राजपूतकालीन भारत का काल भारतीय इतिहास में अर्ली मिडवल पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। तो 8 से 13वीं शताब्दी जो है ये उत्तर भारत में राजपूत काल, और दक्षिण भारत में देखेंगे तो कुछ प्रमुख राजवंश थे, जैसे चालुक्य थे, पल्लव थे, राष्ट्रकूट थे, चोल थे, ये सारे थे वहाँ पे। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि आपके नॉर्थ इंडिया में मतलब राजपूत काल या राजपूत कालीन भारत के बारे में। तो चीज़ें वही है कि राजपूत कालीन भारत का काल भारतीय इतिहास में पूर्व मध्यकाल या अर्ली मिडवल पीरियड के नाम से जाना जाता। 647 ईस्वी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, उसके बाद पूरा नॉर्दर्न इंडिया में कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं रह गया था। फिर इन राजपूतों का उदय हुआ और इनके छोटे छोटे राज्य बन गए, जहाँ वहाँ तक कोई 300 साल, कोई 200 साल, कोई 400 साल मैक्सिमम तक इन लोगों ने शासन किया। और ये पीरियड जो है भारतीय इतिहास की संस्कृति और इनकी वास्तुकला और वीरता का स्वर्ण युग माना जाता है। बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स वगैरह का निर्माण बना, फोर्ट बने, और राजपूत काल वीरता के लिए ही जाना जाता है। तो अब इसके बारे में कुछ चीज़ों को देखेंगे। एक तो राजपूतों का उदय, दूसरा कुछ प्रमुख राजवंश पढ़ेंगे, उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वही कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे जहाँ से आपको सवाल आते हैं पढ़ने के लिए। तो बहुत कुछ है। तो पहले हम लोग देखेंगे राजपूतों का उदय या राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। हालांकि ये बहुत ही विवादित विषय है और कोई मतैक्य नहीं है इसमें इतिहासकारों का, और जटिल भी है। तो इसमें मुख्यतः देखें तो 4 मत मेनली इसमें आते हैं। पहला है अग्निकुल का सिद्धांत, राजपूतों की उत्पत्ति का है। तो अग्निकुल का सिद्धांत क्या कहता है इसको देखिए। एक चंद्र बरदाई लेखक हुए हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज राशो। उसमें ये मेंशन किया गया है कि महर्षि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर यज्ञ किया था। बाद में उस यज्ञ कुंड से राजपूतों के 4 वंश निकले। और ये वंश कौन थे? ये थे आपके चौहान, और ये थे गुजरात के चालुक्य, जिनको सोलंकी ही कहते हैं, इन्हें गुजरात का चालुक्य कहते हैं। तीसरा परमार, और चौथा प्रतिहार। तो ये 4 वंश थे, चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार वंश। ये कहाँ से निकले? माउंट आबू पे, जो महर्षि वशिष्ठ ने के यज्ञ कूट से। माउंट आबू कहाँ? ये राजस्थान में है। तो ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज के संबंध में है। उसी पृथ्वीराज के बारे में ये पुस्तक है जिन्होंने तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी से लड़ा था
1191, 1192 में प्रथम द्वितीय तराइन का युद्ध, जिसमें पहले में इन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया 91 में और 92 में मोहम्मद गोरी ने इन्हें पराजित किया। तो कई पृथ्वीराज इतिहास में हुए हैं। ये कौन से थे ये भी आप जान लीजिए। ये पृथ्वीराज थे थर्ड, जिसके बारे में वर्णन है, जिनका की संयोगिता और पृथ्वीराज की कहानी और चीज़ों से आप वाकिफ होंगे, वो थे पृथ्वीराज थर्ड। तो ये याद रखिए कौन से पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज थर्ड थे। तो चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज राशियों में ये अग्निकुल का सिद्धांत दिया हुआ, जिसमें राजपूत के 4 वंशों का वर्णन है। ये वंश कौन से हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा है इनका प्रिंसिपल्स या मत है सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी सिद्धांत। गौरी शंकर ओझा जी ने ये दिया है कि जो भी ये राजपूत है, ये प्राचीन काल में जो वैदिक क्षत्रिय हुआ करते थे, जैसे रामचंद्र जी का सूर्यकुल था, कृष्ण जी का चंद्रवंश था, तो ये पुराने क्षत्रिय वंश के हैं जो इस इन स्कूलों के हैं। कोई चंद्रवंशी है, कोई सूर्यवंशी है। तीसरा है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जैसे कर्नल जेम्स टॉन्ड मुख्य प्रतिवादक हैं कई इसमें। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि जो उत्तरी भारत में उस समय विदेशी शासक आए थे, जैसे शक थे, कुषाण थे, इधर से हुड़ थे, ये इन्हीं के वंशज हैं जो यही रच बस गए। बाद में से उन्हीं में से राजपूत निकले और उन्होंने जगह जगह शासन किया। तो ये विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया हुआ जेम्स टॉड ने। लास्ट है एक मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें डीपी चटर्जी ने कहा कि ये दोनों हैं, विदेशी कुल के भी हैं और इसमें देसी कुल के भी हैं, मिक्स हैं। ये राजपूत जो उन्होंने शासन करने लगे जगह जगह, जो प्रभावी हो गए, जो बड़े सामंत बन गए, वो अपने को राजपूत कर लिया, तो ये सब उसमें मिक्स है। तो ये 4 सिद्धांत इनके उत्पत्ति के हैं। अब आगे देखते हैं कि प्रमुख राजवंश और उनके क्षेत्र देखते हैं। तो कुछ 5-7 है, वैसे तो तकरीबन 36 प्रमुख राजवंश माने जाते हैं, छोटे बड़े मिला के, लेकिन प्रमुख उसमें 7-8 ही थे। उनके बारे में हम लोग फिर देखते हैं। पहला क्या देखा जाए, दिल्ली के तोमर। दिल्ली के तोमर कौन से थे, अब देखिए। पहले थे दिल्ली के तोमर जो है दिल्ली को बसाने अनंगपाल प्रथम। इन्होंने 8वीं सदी में तोमर वंश की स्थापना की थी। तो तोमर वंश की स्थापना की थी अनंगपाल ने। बाद में हुए अनंगपाल द्वितीय, इन्होंने 11वीं शताब्दी में ढिलिक्कापुरी को बसाया जो आज की दिल्ली है। ठीक है, ये है अनंगपाल द्वितीय। इन्होंने 11वीं शताब्दी में ढिलिक्कापुरी को बसाया जो आज की दिल्ली है। अब बाद में चौहानों ने, अजमेर के राजस्थान के चौहानों ने फिर दिल्ली पे कब्जा कर लिया और वो अजमेर और दिल्ली से अपना राज्य करते थे। तो दिल्ली को बसाया किसने, स्थापना की, तो अनंगपाल द्वितीय ने। अब देखते हैं दिल्ली के तोमर के बाद कि राजस्थान के चौहान कौन थे। ठीक है, तो इस चौहान वंश की नींव डाली थी वासुदेव चौहान ने। इनको इसका संस्थापक माना जाता है और 12वीं सदी में दिल्ली और अजमेर से ये शासन करते रहे। और सबसे महत्वपूर्ण चौहान वंश का शासक जो रहे हैं वो पृथ्वीराज चौहान, जिसके चंद्रवरदाई इनके मित्र थे, कवि भी थे, जिन्होंने लिखी है पृथ्वीराज रासो, जिसका भी हमने वर्णन सुना। इन्होंने अग्निकुल का सिद्धांत दिया था और पृथ्वीराज चौहान, और ये थर्ड थे पृथ्वीराज। ठीक है, अब कन्नौज के गढ़वाल चंद्रदेव 1090 ईस्वी में इस वंश का संस्थापक माना जाता है और जयचंद इस वंश का महान शासक था। जो पृथ्वीराज संयोगिता का हम लोग कहानी पढ़ते हैं, वो संयोगिता इनकी बेटी थी और बेटी को उन्होंने ज़बरदस्ती उठा के ले गए थे। इस वजह से जयचंद से उनकी राइवलरी चलती थी और इसी राइवलरी के चक्कर में दोनों मारे गए। इन्होंने पृथ्वीराज की सहायता नहीं की। पृथ्वीराज के बाद इनको गोरी ने फिर इन पे अटैक किया और 1194 में चंदावर के युद्ध में इनको उसने हार पराजित करके मार डाला। तो ये कन्नौज के गढ़वाल वंश हुए। और बाद में आगे जाके देखेंगे तो कन्नौज बड़ी फेमस सी जगह थी। इसके लिए ट्राई पार्टी स्ट्रगल हुआ करता था।
ऐसे 3 महत्वपूर्ण शासक इस कन्नौज पे कब्जा करने के लिए लड़ाई करते थे। वो थे पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। तो कन्नौज ये हो गया कन्नौज के गढ़वाल। अब गुजरात के सोलंकी वंश गुजरात में था। इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है गुजरात के स्थापत्य कला में। तो मूल राज प्रथम ने इसकी संस्थापना की थी। किसकी की थी? सोलंकी वंश की या गुजरात के सोलंकी। इन्हें गुजरात का चालुक्य भी कहा जाता है। इन्होंने कई महत्वपूर्ण मंदिर बनवाए हैं। ये दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, ये जैन मंदिर है और इसको सोलंकी वंश के राजाओं ने बनवाया था। दूसरा है सूर्य मंदिर मोढेरा, ये गुजरात में है। इसे भी सोलंकी वंश के राजाओं ने बनवाया है। पाटन में एक रानी की बाव है। बाव का मतलब बावड़ी, बावड़ी का मतलब बड़े से तालाब जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है, वो रानी की बाव। ये भी सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया है। तो दिलवाड़ा माउंट आबू में है टेम्पल, जो जैन टेम्पल है, सूर्य का मोढेरा का सूर्य मंदिर और पाटन का रानी की बाव। और जो 100 रुपये की हमारी नोट है उस पर एक एक कहीं न कहीं स्मारकों के चिन्ह है। तो रानी की बाव जो है वो 100 रुपये के नोट पे देखोगे तो रानी की बाव उस पर बना हुआ। तो ये गुजरात के सोलंकी हुए। खास पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं जिससे सवाल पूछते हैं या पूछ सकते हैं। अब मालवा के परमार। मालवा जनरली ये मध्य प्रदेश का पठारी इलाका था। कृष्णराज फर्स्ट ने इस वंश का नींव डाली थी या इस वंश का संस्थापक माना जाता है। इनकी मुख्य राजधानी थी धार। मुख्य राजधानी कहाँ थी? धार। और कहाँ थी ये? मध्य प्रदेश में। राजा भोज इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। राजा भोज, एक कंफ्यूज मत करिएगा, एक मिहिर भोज हैं, एक राजा भोज हैं। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं जो लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी के हैं। राजा भोज 11वीं शताब्दी के हैं और ये परमार वंश हैं, मालवा के परमार वंश। इनकी राजधानी थी धार। राजा भोज एक महान योद्धा थे, प्रकांड विद्वान थे और कवि भी थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी है। वास्तुकला पे उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है समरांगण सूत्रधार। कभी कभी ये सवाल पूछता है। इन्होंने और भी नौहन पे पुस्तक लिखी है, कई तरह की पुस्तकें, काफ़ी पुस्तकें हैं इनकी। तो ये बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उतने ही बहादुर भी थे। तो ये राजा भोज। एक और कहानी प्रचलित है, वो आपसे शेयर कर लेते हैं। एक आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। सुना है सबने कहावतों में कहते हुए, लेकिन वो एक तरह से अपभ्रंश हो गया है, टूट फूट के अलग रूप लिया। असल में क्या था? वो था कहाँ राजा भोज कहाँ गांगेय तैलंग। ये इसलिए था कि 2 राजाओं ने मिलके राजा भोज पे आक्रमण किया था। एक थे मध्य प्रदेश के जबलपुर के आसपास त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक थे, उनका नाम था गांगेय। और दूसरे थे चालुक्यों की 3 ब्रांचेस थी। एक था कल्याणी के चालुक्य या वेस्टर्न चालुक्य करते हैं, वहाँ के शासक थे जय सिंह तैलंग। ठीक है, तो ये कलचुरी वंश के थे, ये थे कल्याणी के चालुक्य वंश के। ये दोनों ने मिलके राजा भोज पे अटैक किया और राजा भोज इतने बहादुर व्यक्ति थे, उनकी इतनी तकनीकी युद्ध की इतनी अच्छी थी कि इन दोनों को उन्होंने हरा दिया। तो लोगों में, कवियों में जो कविताएं उस समय बनी या कहा जाने लगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गांगेय तैलंग। लेकिन कालांतर में वो बदलते बदलते हो गया, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो ये है एपिसोड, आप जान जाइए, इसलिए आपसे शेयर किया। आगे चलते हैं। बुंदेलखंड के चंदेल, इनकी राजधानी खजुराहो थी। इसको
स्थापित किया था नन्नूक ने। नन्नूक ने इसे स्थापित किया था और इसकी राजधानी थी खजुराहो। खजुराहो के मंदिर चंदेलों ने बनवाए हैं। अक्सर सवाल यहाँ से पूछता है खजुराहो मंदिर किसने बनवाया, कंदरिया का महादेव खजुराहो किसने बनवाया, चंदेल वंश के शासकों ने ही बनवाया। कलिंजर दुर्ग जहाँ से शेरशाह सूरी की मृत्यु भी हुई थी, ये कलिंजर दुर्ग यहीं बुंदेलखंड में इन्हीं के क्षेत्र में आता हो, इन्होंने उसका निर्माण करवाया था। अब गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में देखते हैं। अभी हमने बताया था कि मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, तो नागभट्ट ने इसकी स्थापना की थी 730 ईस्वी में और सबसे शक्तिशाली इसके राजा थे मिहिर भोज। इन्हें आदिवाराह की पदवी भी उपाधि भी धारण की थी। तो दोनों में फर्क आप करिए, राजा भोज परमार वंश के थे और मिहिर भोज आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। उज्जैन व कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था और राजस्थान गुजरात के बड़े भाग पे इनका शासन होता था। इस वंश ने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक सिंध की ओर से होने वाले अरब आक्रमणों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे और उन्होंने इसकी रक्षा की, उन्हें बार बार हराया। एक अरब यात्री आया था सुलेमान, उन्होंने मिहिर भोज के बारे में लिखा है कि कन्नौज के राजा मिहिर भोज अरबों के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि बार बार अरबों के अटैक को इन्होंने विफल किया था, क्योंकि गुजरात राजस्थान साइड में ही थे। तो पहले लोहा लिया था और ये अरब यात्री ने कहा था कि अरबों के ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो ये चीज़ आपके संज्ञान के लिए है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, तो खास ज़्यादातर यही बड़े बड़े शासक उत्तर भारत में थे जिनको जानने की आवश्यकता है। तो मेन उनके पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए। अब इनकी राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं राजपूतों की। एक तो इनका शासन विकेंद्रीकृत था, डिसेंट्रलाइज था, तमाम सामंत छोटे छोटे इनके बने हुए थे। पूरी तरह से विकेंद्रित तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये विकेंद्रित थी। ज़्यादातर जागीरदारों को, सामंतों को जगह दे रखी थी, वो उससे टैक्स वसूलते थे, अपनी सेना रखते थे और राजा को उस सेना से ये मदद करते थे। राजा की स्थिति कैसी थी? वैसे सर्वोच्च सेनापति था, निर्णय भी लेता था, जो कह देता था वही न्याय होता था, तो न्यायाधीश भी होता था। लेकिन युद्ध के लिए और रेवेन्यू के लिए ज़्यादातर अपने सामंतों पे वो निर्भर करता था। अगर राजा शक्तिशाली है तो सामंत उसके अधीन होते थे, अगर कमज़ोर हुआ तो सामंत खुद राजा बन जाते थे। त्रिपक्षी संघर्ष, जो हम लोगों ने ऊपर थोड़ी सी चर्चा करी कि कन्नौज के लिए 3 ट्राई पार्टीड स्ट्रगल या त्रिपक्षी संघर्ष इसे कहते हैं। इसमें कन्नौज के लिए 3 प्रमुख वंश लड़ते थे। प्रतिहार, ये गुर्जर प्रतिहार का वंश मिहिर भोज का। पाल, ये इनका शासक बंगाल की तरफ था। और एक थे राष्ट्रकूट, ये दक्कन में थे। ये तीनों लगभग 200 सालों तक कन्नौज पे आधिपत्य के लड़ते रहे। किसी ज़माने में हर्ष की राजधानी हुआ करता था कन्नौज। बाद में ये तीनों ने 200 सालों तक उसके लिए आपस में खून खराबा या लड़ाई करते रहे। कौन लड़ते रहे? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। ये अक्सर सवाल पूछता है कि कौन से 3 शासक गुजरात पे अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए लड़ाई करते थे? तो वो यही थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो ये तीनों याद रखिएगा। इसमें और एक मिक्स कर देगा कोई तीसरा कि कौन से इसमें नहीं है, तो फिर ये तीनों याद रहेगा, तभी आप इसका उत्तर लगा पाओगे। अब देखते हैं सामाजिक और आर्थिक स्थिति उस समय राजपूत काल में क्या थी। कठोर जाति प्रथा, जाति प्रथा अत्यंत इनकी कठोर थी। ब्राह्मणों और राजपूतों का वर्चस्व था और इसी काल में एक वर्ग का उदय हुआ जिसको आज कायस्थ बोलते हैं। कायस्थों की उत्पत्ति भी राजपूतों के साथ साथ हुई, क्योंकि ये राजकीय लेखक वर्ग थे। राजपूतों के यहाँ लेखन का काम करते थे और फिर वो एक ग्रुप में हुए और कायस्थ के नाम से एक नई जाति का उदय हुआ इस राजपूत काल के दौरान। महिलाओं की स्थिति क्या थी? उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षित थी, लेकिन समाज में बाल विवाह, बचपन में ही शादी, लड़कियों की सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन बहुत बढ़ गया था। और युद्ध में निश्चित हार होने के बाद
महिलाओं को पता लगता था कि उनका राजा हार गया तो सारी महिलाएं अपने को अग्नि में समर्पित कर देती थी, जौहर कर लेती थी, सामूहिक आत्मदाह, ये प्रथाएं इस समय थी। तो कई बार सवाल पूछता है जौहर प्रथा किस काल में प्रचलित थी, तो वो राजपूत काल में ही है। अब तीसरा बाद में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, राजस्व का मूल स्रोत इनका कृषि ही था। बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं थे इनका। राजपूत काल में आंतरिक व्यवहार ही था, बाहर से बहुत कम इनका ट्रेड होता था। तो मूल राजस्व का स्रोत इनका खेती था और वहाँ से लगभग 1/4 से 1/6 भाग ये उपज का हिस्सा लिया करते थे। देखा जाए तो इनका आंतरिक व्यापार मुख्य रूप से वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था या बार्टर के सिस्टम से होता है। एक वस्तु दीजिए, उसके बदले दूसरी वस्तु लीजिए। सिक्के उक्के बहुत ज़्यादा उन दौरान प्रचलन में नहीं थे तो लेकिन बहुत कम थे। खंभात और भरूच ये दोनों गुजरात में है और यहाँ से इनका थोड़ा बहुत विदेशी व्यापार इस वेस्टर्न साइड से होता था। तो ये इनके व्यवस्था थी अर्थशास्त्र की। तो ज़्यादातर ये कृषि पे ही निर्भर थे। दूसरा आंतरिक व्यापार था, वह व्यापार बहुत थोड़ा था। संस्कृत और वास्तुकला का विकास देखें तो राजपूत राज का जो कंट्रीब्यूशन है वह स्थापत्य कला में बहुत ज़्यादा है। जो नॉर्थ इंडिया का नागर स्टाइल है और वेस्टर्न नहीं, साउथ का जो है वो द्रविड़ स्टाइल है। तो मंदिरों का तो ये राजपूतों के समय में, हालांकि ओरिजिन तो इसकी गुप्त काल में हुई थी, लेकिन राजपूतों पे आते आते अपने वो चरमोत्कर्ष पे थी। इन्होंने कई भव्य राजभवन, दुर्ग और मंदिरों का निर्माण कराया। कुछ मंदिरों के नाम दिए गए हैं। ये सारे जो मंदिर है नागर स्टाइल में बने हुए हैं। तो पहला है मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर, आपको मालूम होगा, ये ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि चंदेलों ने इसे बनवाया था। माउंट आबू ये राजस्थान में है। दिलवाड़ा मंदिर गुजरात के सोलंकी या गुजरात के चालुक्य कहते हैं, उन्होंने बनवाया था। ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये सारे आपके नागर स्टाइल में बने हुए हैं। इस काल में तमाम पुस्तकें लिखी गई क्योंकि राजपूत राजा उनको प्रश्रय देते थे, वो उनकी प्रशंसा में लिखा करते थे। तो इसलिए नाटक, काव्य और बहुत से ग्रंथों की इस समय रचना हुई। कुछ हम लोग पुस्तकें देख लेते हैं कि ये पुस्तकें को बारे में अक्सर पूछता है। कुछ नहीं पूछेगा राजपूत काल से तो एक आध दो पुस्तक जरूर पूछेगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जो अक्सर पूछता है, वो हमने यहाँ मेंशन किया। जैसे कल्हड़ ने राज तरंगड़ी लिखी है। राज तरंगड़ी में है क्या? इसमें कश्मीर का इतिहास है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो राज तरंगड़ी हमेशा याद रखिए, अक्सर पूछता है कि किसने लिखी, कल्हड़ ने लिखी, क्या है इसमें, कश्मीर का इतिहास है और किस भाषा में लिखी है, तो संस्कृत में लिखी है। इसी तरह यहाँ तो नहीं लिखा है, एक विल्हण भी हुए हैं जो कि वेस्टर्न चालुक्य या कल्याणी के चालुक्य के विक्रमादित्य खष्टम मतलब छठे के दरबार में थे और उन्होंने लिखी है विक्रमांक देव चरित, वो है विल्हण। तो कल्हड़ विल्हण। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। ये बंगाल के सेन वंश था, जैसे पाल वंश है उसी तरह से सेन वंश था। तो वो सेन वंश के दरबार में थे और ये बहुत ही मशहूर पुस्तक है गीत गोविंद, जयदेव ने लिखी है कृष्ण के ऊपर। सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखी है, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। चंद्रवरदाई का हमने ऊपर देखा, पृथ्वीराज रासो लिखी है। भारवी, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी है किरातार्जुनियम। इसमें अर्जुन और किरात जो बहेलिया था, शिव जी बहेलिया बन के अर्जुन की परीक्षा लेने आए थे, तो उसका वर्णन है किरातार्जुनियम। लिखी किसने है? ये भारवी ने। तो ये पुस्तक भी याद होनी चाहिए। माघ ने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, शिशुपाल वध। राजशेखर ने 3 पुस्तकें लिखी है और भी लिखी है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण है।
कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण। तो ये राजपूत काल के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, जो जिससे सवाल अक्सर पूछते हैं। आगे हम देखते हैं राजपूत काल के पतन के कारण। ये अंतिम है राजपूत काल में कि इनका पतन कैसे हुआ। तो 11वीं और 12वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम, जिधर से विदेशियों का आगमन होता था, क्योंकि नार्दर्न तो होता नहीं था, उधर हिमालय थे। बाकी हमारे ईस्टर्न साइड्स में उधर से भी कोई इस तरह की आक्रांता नहीं थे। बाकी तीन तरफ भारत समुद्र से घिरा हुआ था, तो उधर से उस ज़माने में कोई आने का सीन नहीं था। तो एक ही स्थल बसता था नॉर्थ वेस्ट, जहाँ से ये आक्रांता आते थे। तो तुर्कों का आक्रमण 11वीं 12वीं शताब्दी में उत्तर और पश्चिम भारत से तेज हो गया। और राजपूत हालांकि बहुत साहसी, बहुत वीर हुआ करते थे, लेकिन कतिपय कमियां थी जिसकी वजह से वो हारे। पहला तो है कि आपसी फूट, इनमें छोटे छोटे थे, आपसी छोटी, इनके लिए इनका देश, इनका राज्य ही था। बगल के राज्य से ये हमेशा इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो इनमें कोई एकता नहीं थी। दूसरा, दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था। साहसी तो ये बहुत थे, लेकिन इनके हथियार की तकनीक बहुत पुरानी थी। ये भाले, तलवार, ढाल, इसी से ये लड़ते थे और हाथियों पे ज़्यादा ये बेस्ड रहते थे, हाथियों की सेना। जबकि जो तुर्क उधर से आए, उनके पास अच्छी घुड़सवार सेना थी और वो हाथियों पे भारी पड़े। नैतिक युद्ध संहिता। तीसरा था कि ये प्रिंसिपल वाले लोग थे। कोई शरणागत में आ गया तो उस पर वार नहीं करते थे, कोई भाग रहा है तो उसके पीछे वार नहीं करते थे, और बिना कुछ कहे जो कहते थे उस पर टिके रहते थे। और इसी नैतिक युद्ध के कारण ये हार गए। इनका पराजय का एक कारण रहा। राजपूत भागते हुए शत्रु पर वार नहीं करते थे, धोखे से वार नहीं करते थे, शरणागत की रक्षा करते थे, जबकि विदेशी आक्रमणकारी वो कूटनीति और धोखे का सहारा लेते थे। इसलिए वो सफल हो गए। कहते कुछ थे, करते कुछ थे, और धोखा दे के, फूट डाल के, ये सब सारी उनकी टैक्टिस थी। इस वजह से वो यहाँ पे विजय पाने में सफल रहे थे। राजपूत काल के बारे में छोटा सा चैप्टर है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इस दौरान जो 8वीं से 13वीं शताब्दी में जो अर्ली मिडवल पीरियड है, उसमें साउथ में कौन कौन से प्रमुख वंश, तो बहुत थे, लेकिन प्रमुख कौन से वंश थे, हम उसके बारे में फिर पढ़ेंगे।